भारत में मुख्यतः 3 इतिहासकार थे। एक आर.सी. दत्ता थे, एक दादा भाई नौरोजी थे और सर मुझे एक याद नहीं है। इन लोगों ने मिलके जो ब्रिटिश उपनिवेश आर्थिक दोहन था ड्रेन ऑफ वेल्थ, उसको मतलब लोगों के सामने लाए अपने माध्यम से और इसको अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से स्पष्ट किया और जनता के बीच लेके आया भारत जनता के बीच। ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ ने नेशनल मूवमेंट को कैसे प्रभावित किया? सर निश्चित रूप से ड्रेन ऑफ वेल्थ ने नेशनल मूवमेंट को प्रभावित किया, क्योंकि जो ये हमारे दोनों आर.सी. दत्ता और दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने आर्थिक दोहन को मूर्त रूप दिया। इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि भारतीय गरीबी के कारण भारत की बदकिस्मती या और कोई चीज नहीं है, वो यहाँ से जो ब्रिटिश शासन है और वो जो यहाँ के धन यहाँ से बाहर ब्रिटेन भेज रहे हैं, जो कि अलग अलग समय में बढ़ते चले गए। जैसे 18वीं सदी के 19वीं सदी के अंत तक वो 9% थे पूरी जीडीपी के और 20वीं सदी के प्रथम मतलब 1940 तक वो 30% के आसपास हो गए। तो उन्होंने बताया कि पहले भी बहुत सारे आक्रमणकारी आए, लेकिन वो हमारे यहाँ होकर हमारे यहाँ के ही रह गए। तो जो भी रोजगार था वो राजा महाराजा के कहाँ या हथियार बनाने के लिए हो या हस्तशिल्प हो या व्यवसाय हो, वो सारा धन हमारे इकोनॉमी में ट्रांजेक्शन करता था। लेकिन अब क्या है कि ब्रिटेन यहाँ शासन करके भी हमारे नहीं हुए, वो अपना सारा वस्त्र से लेकर हथियार तक विदेशों से खरीदते थे। तो एक पूरा पैसा वहाँ चला जाता था और भारत को कच्चे माल का आयातक और अपने उद्योगों के माल का बाजार के रूप में उन्होंने इसको किया। तो ये सारा उन्होंने सारा सिस्टम को मतलब अपने पत्रों से पत्रिकाओं के माध्यम से जनता के बीच लेके आया, जिससे जनता में जागृति हुई और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला आधार था, जो आम आदमी पढ़े लिखे या गरीब ग्रामीण जो भी थे वो उससे जुड़े। बहुत बढ़िया। अच्छा, बिहार बंगाल के साथ कब विलय किया था? सर बिहार बंगाल के साथ तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पलासी के युद्ध के बाद और बक्सर के युद्ध के बाद से ही था। एक एग्जैक्ट सर मुझे ईस्वी नहीं याद है, लेकिन उसमें बंगालियों के प्रभुत्व के कारण बिहार में 20वीं सदी के प्रथम में मतलब सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में 1906 से आंदोलन शुरू हुआ, जो कि 1912 में बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांत के रूप में घोषित किया गया। अच्छा, तो बिहार उड़ीसा को अलग जो किया गया बंगाल से, तो किस कारण से किया गया था? सर बिहार में चूंकि इसके लिए आंदोलन चल रहे थे, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद सहित और भी कई बड़े नेता थे इसमें शामिल थे और वो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बिहार के अस्तित्व को उजागर कर रहे थे और कहीं ना कहीं बंगालियों का व्यापार में नौकरियों में प्रभुत्व था। तो इस कारण से उस आंदोलन को मूर्त रूप देने के लिए 1912 में जब जॉर्ज पंचम आए थे भारत, तो उस समय इन दोनों क्षेत्रों को अलग कर दिया गया और बाद में 1936 में फिर उड़ीसा को भी आंदोलन के कारण अलग कर दिया गया। किस आंदोलन के कारण अलग करना पड़ा उसे? सॉरी सर, आंदोलन बिहार में चला या आंदोलन उड़ीसा में चला? बिहार के लिए तो सर बिहार में चला 1906 से ही। अच्छा, 1912 में मतलब अलग हुआ। अच्छा, इतिहास में उड़ीसा के आंदोलन के लिए हुआ। इतिहास में अंतिम प्रश्न आपका है, भारतीय उपमहाद्वीप से आप क्या समझते हैं? सर भारतीय उपमहाद्वीप से आशय है कि भारतीय महाद्वीप का एक भौगोलिक क्षेत्र जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसके अंतर्गत भारत ही नहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के भी कुछ क्षेत्र आते हैं, जो इधर दक्षिण में हिंद महासागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। ये पूरा 5 देश का एक है जो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। ठीक, भौगोलिक क्षेत्र है सर ये। ठीक है। आपका इतिहास में इतिहास भाषा का इतिहास विषय का प्रशासन में क्या योगदान रहेगा? सर इतिहास में ही इतिहास से हम लोग सारी चीजें सीखते हैं, उसी तरह सर प्रशासन का भी जो पहला भारत में पहली बार जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो स्वदेशी प्रशासन के रूप में मौर्य साम्राज्य में हुआ, जिसमें नौकरशाही की एक विस्तृत परिकल्पना पटेल के द्वारा दी गई, जिसमें बहुत सारे विभाग थे, समाहर्ता थे, संविधाता थे, सैन्य स्तर पर थे। शहर के विकास के लिए एक 6 सदस्यीय कमेटी थी, जो नगर में जो विदेशी लोग आते थे या खान पान है, भोजन है, अन्न है या सुरक्षा है या गुप्तचर विभाग है, हर तरह की सिचुएशन। तो लेकिन नौकरशाही का मॉडल भारत में कम से कम पहले मौर्य साम्राज्य का ही दिया हुआ है। बाद के शासकों ने उसी को कमोबेश सुधार कर या उसमें कुछ परिवर्तन कर आगे भी उसको फॉलो किया। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप जवाब दें। भाग 3, भाग 4 और भाग 6 संविधान में किससे संबंधित है? सर भाग 3 में मौलिक अधिकार से है, मूल अधिकार से। भाग 4 में सर जो है सो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट है
और भाग 6 में सर मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकार से संबंधित वो संभवतः सर। वो अनुसूची है भाग, मैंने भाग 6 पूछा है, अनुसूची 6 नहीं पूछा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अब हम सॉरी सर, अब मुझे भाग 6 के बारे में को याद नहीं। कोई बात नहीं, अब राज्य प्रशासन से संबंधित है। अब हमारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट आपसे कुछ जानना चाहेंगे। उन पे है। यस सर। हाँ, आप मुझे ये बताएं मिस्टर चौरसिया कि आपको संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का 75 साल पूरा हो रहा है। यस सर। इस पता ही होगा 1945 में किया गया था और 2020। यस सर। तो इन 75 वर्षों में दुनिया में किस तरह के बड़े बदलाव आए हैं, ये मुझे बताएं। सर यस सर, मैं इसे इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर कि जब से मतलब 1945 में यूएनओ का गठन हुआ, उसके बाद से सबसे बड़े इसकी उपलब्धि हुई कि तीसरा वर्ल्ड वार इन्होंने अभी तक नहीं होने दिया है। नहीं होने दिया, ठीक है। और सारे देशों में जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो पुनर्निर्माण का काम था, विकास का काम था, शांति का काम था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का काम था। डबल क्लिक कर दीजिए, हम्म, डबल क्लिक। हाँ चलिए आप बोलते जी, रहिए। बोलते हैं। हाँ, तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि रही। उसके अलावा जो भी द्वितीय विश्व में बहुत सारे देश मतलब युद्धरत होके नष्ट हो गए थे, उसके पुनर्निर्माण में और इसकी उसको सरकारी ज्वाइन करिए। संस्थाएं भी बहुत सारी हैं, जैसे मानवाधिकार के लिए। उसके बाद एक बच्चों के लिए है यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड लेवल पे अभी IMF है। पवन कुमार यादव। अभी विश्व की गरीबी और बेरोजगारी और ये पोषण को दूर करने के लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाया गया है, जो 15 वर्षों का है, जो 2030 तक सभी देशों को लक्ष्य किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस संस्था से 193 देश आज जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं एक मंच पे आते हैं और अपने समस्याओं को, अपनी जरूरतों को और अपने विवादों को हल करते हैं इस मंच के द्वारा। सर हाँ, आपको ऐसा लगता है कि यूनाइटेड नेशन जो है जलवायु परिवर्तन को लेके जो भी कदम उठा रहा है वो बहुत ज़्यादा उसका सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है? उसके लिए इसको और तेज प्रयास करना चाहिए, एक आपसी सहमति बड़े राष्ट्रों के बीच में बनाए जाने का प्रयास करना चाहिए। जी सर बिल्कुल, लेकिन 2015 में पेरिस जलवायु जो समझौता हुआ था COP21, उसमें इस तरह की थी बाध्यता कि सारे देश इसको फॉलो करें। और भारत काफी हद तक इसको कोशिश भी कर रहा है, सौर ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, ग्रीन एनर्जी में, या BS6 जो लाया गया है। लेकिन चूंकि अमेरिका का इस पेरिस समझौते से निकलने के बाद थोड़ा ये कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन प्रयास उस दिशा में सही है, क्योंकि यूएनओ के पास कोई ऐसी मतलब शक्ति नहीं है कि वो इसको प्रेशराइज करे, तो एक नैतिक दबाव ही दे सकता है। इस कारण से सर इसके मतलब कोशिश की जा रही है कि और आगे भी ये अच्छा करे। अच्छा चौरसिया साहब, जी सर। कुछ हम करंट से जुड़ा हुआ आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि आप कितना अवेयर हैं अपने संवैधानिक परिवेश के प्रति। हाल में राष्ट्रपति ने एक जज को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, नाम सुना होगा? किस न्यायाधीश को हाल में राज्यसभा में मनोनीत किए गए हैं? सर ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं अभी हाल ही में। हाँ हाँ जी सर, उनका वो आसाम के रहने वाले थे सर, नाम मैं अभी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, सॉरी सर, कोई बात, अच्छा कोई बात नहीं, जी चलिए कोई बात नहीं। आप इनके पक्ष में हैं, इनके मनोनयन के पक्ष में हैं या विपक्ष में? 2 पॉइंट पक्ष में बोलिए, 2 पॉइंट विपक्ष में बोलिए कि पक्ष में है तो क्यों? सर पक्ष में मैं इसलिए हूँ कि वो कहीं ना कहीं कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो कला विज्ञान या और भी क्षेत्रों से मतलब जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें चुना जाता है। तो संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो वो कानून के इतने बड़े जानकार हैं और सर्वोच्च न्यायालय से रिटायर हुए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी अगर पार्लियामेंट में भागीदारी होगी तो एक अच्छे दिशा में कानून बनाने में या देश को एक अच्छा विचार दे सकते हैं आगे बढ़ाने में, या कानूनी रूप से जो भी मतलब कुछ अगर जटिल समस्याएं भी होंगी संसद के पास तो उसे सॉल्व करने में उनका अच्छा योगदान हो सकता है सर। गुड। सर विपक्ष में? विपक्ष में सर इतने बड़े पोस्ट से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक कहीं ना कहीं संवैधानिक पद ही है, तो उसके बाद फिर राजनीति में आने से ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल झुकाव, इस तरह की शंका मतलब कुछ लोगों के द्वारा जारी की जा रही है। तो अगर कोई नौकरशाही अगर राजनीति में ना आए तो उस दृष्टि से ये
सही रहेगा, क्योंकि जनता के बीच एक अच्छा मैसेज जाएगा। क्या आपको नहीं लगता है यह शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है? जी मूल सर, उल्लंघन है। तो सर मैंने यही कहा कि उल्लंघन है क्योंकि इतने जी जी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी कहीं ना कहीं समझौता होगा। जी सर, इससे एक गलत मैसेज जाएगा कि वो उनका राजनीतिक किसी भी दल का हो, वो राजनीतिक झुकाव एक तरफ से मतलब माना जा सकता है कि वो उस पार्टी की तरफ। तो होना क्या चाहिए? आप अपना मंतव्य दें, आप क्या सोचते हैं? इसमें तो सर ऐसा होना चाहिए कि जो भी नौकरशाही है या जो पृथक हैं, उन्हें राजनीति मतलब रिटायरमेंट के बाद भी नहीं ज्वाइन करना चाहिए। ये क्योंकि अलग अलग क्षेत्र है, आप स्पेशलिस्ट थे किसी क्षेत्र के, तो उसके लिए अगर मान लीजिए और किसी तरह का समाज सेवा या एनजीओ से जुड़ के आप अगर सेवा करते तो ज़्यादा बेहतर होता। अच्छा, आप सिविल सेवा को सेवा का मौके के रूप में देख रहे हैं या कैरियर के मौके के रूप में? सर मैं सिविल सेवा को सेवा के मौके के रूप में देख रहा हूँ, क्योंकि सिविल सेवक होता है वो कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और निष्पक्ष होकर काम करे अगर, तो लोकतंत्र की मजबूती में भागीदारी। तो सोशल वर्कर बनना क्यों नहीं पसंद, तो सोशल वर्कर बनना क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, जो आप इसके माध्यम से इतने लंबे समय तक आप पेशेंस रखते हुए यहाँ आना चाहते हैं? जी समाज सेवा के लिए कहीं ज़्यादा अवसर थे। जी सर बिल्कुल, लेकिन समाज सेवक बनने के लिए सर फुल टाइम चाहिए और परिवार से भी थोड़ा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि मैं नौकरी में हूँ और बड़े आर्थिक रूप से कमजोर हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि इसलिए मैंने कहा ना कि ये, उसी के अनुसार मैं चलना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने कहा ना कि आप इसे पेशेवर कैरियर के रूप में देखना चाह रहे हैं। जी ठीक है, अब जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।